सिविल टाइम के तरफ से सारे छात्रों को ढेर सारी बधाई। हम लोग आपके लिए जो कंपटीशन जो यूपीएससी और बीपीएससी है उसके लिए जो हम लोग लगातार क्रमबद्ध ढंग से जो क्लासेस विभिन्न शिक्षकों के माध्यम से दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। क्योंकि विभिन्न सब्जेक्टों का उसके अंतर्गत अध्ययन करना पड़ता है। सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होगा, नहीं तो एक दिन विस्तृत वीडियो के माध्यम से पूरी सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। जहाँ तक हम लोग का सवाल है विभिन्न सब्जेक्ट के बारे में, तो आज मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। तो आज हम भारत के संविधान के बारे में कुछ फंडामेंटल जानकारी देना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि किस तरह से इसके अध्ययन की आवश्यकता है और किस तरह से इसका अध्ययन करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक थ्योरी है टाइप ऑफ हिनोथिज्म कि जब आप जिस चीज़ पर काम कीजिए उसको सर्वोच्चता के स्तर पर लेके चले जाइए। जैसे आप एक-एक टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे एवरी डे के हिसाब से। जैसे यह जीवन में क्या होता है ना कि ये सफलता का जैसे लाइन रेखा है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा ऊबड़-खाबड़ भी होता है। आप क्रमबद्ध ढंग से इसको आगे बढ़ते चले जाएँगे। एक समय आएगा जब वो पूरे लक्ष्य को प्राप्त कर जाएगा। यानी क्रमबद्धता के आधार पर ही आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आज हम लोग भारत के संविधान के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। यह एक सीरीज़ के रूप में आपके सामने आएगा। हम यहाँ फैक्ट भी आपको देंगे, आप इसके बारे में कॉन्सेप्ट भी बताएँगे। किस तरह से मेंस में एग्जाम में प्रश्न आता है, उस प्रश्न के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड चीज़ों को हम लोग प्रयास भी करेंगे। शून्य से शिखर तक पहुंचने का, जीरो से हाई लेवल तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहते हैं, उन्हें प्रारंभिक जानकारियां नहीं होता है। अब जैसे यहाँ एक शब्द है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले इसको एकदम इजीली शब्द में देख लेना है कि संविधान हम कहते किसे हैं। संविधान किसी भी देश की वह व्यवस्था होता है जिसके आधार पर उस देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपना फंक्शन करती है, अपना काम करती है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जिसके आधार पर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी अपना फंक्शन करती है, अपना काम करती है। इसलिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कौन है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा प्रेसिडेंट हो या राष्ट्रपति हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी को भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन करना पड़ता है। तो सवाल यहाँ उठता है कि क्या हमारे लिए पहले संविधान था? जैसा हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था। हम ब्रिटिश के उपनिवेश थे, कॉलोनी थे। तो वह साधारण अधिकार तो देने पर हमें विश्वास करता नहीं था और संविधान के माध्यम से तो हमें अधिकार दिया जाता है, हमारी ड्यूटीज को भी निर्धारित किया जाता है। तो संविधान हमारे लिए कुछ था नहीं। फिर सवाल उठता है कि संविधान आखिर हमारे लिए कैसे संभव हो पाया? तो इसकी पूरे हिस्ट्री को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि नेशनल मूवमेंट 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है और यहाँ से हमारा नेशनल मूवमेंट जो है ऑर्गेनाइज वे में शुरू हो जाता है। इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे देश में एक सोशल मूवमेंट होता है। सोशल मूवमेंट भी एक नेशनल मूवमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि मानसिक लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर लोगों को तैयार करने के लिए, समाज को यूनाइट करने के लिए, समाज के अंदर बहुत सारी जो रूढ़ियाँ थी उस रूढ़ियों को खत्म करने के लिए सोशल रिलीजियस मूवमेंट की बहुत ज़रूरत था, सामाजिक धार्मिक सुधार की बहुत ज़रूरत था। इसलिए राजा राम मोहन राय हो या ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो या दयानंद सरस्वती हो, तो उनकी भूमिका को भी हम एक नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत ही अध्ययन के रूप में देखेंगे। लेकिन व्यवस्थित ढंग से जो इतिहासकारों का कहना है कि 1885 में कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ और यहाँ से भारत में ऑर्गेनाइज वे में जो है सो नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई। अब यहाँ से क्या हुआ ना कि कई प्रकार की डिमांड शुरू हुआ। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि भारत के लिए संविधान की मांग शुरू होता है। सबसे पहले भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक,
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया था। ठीक है, क्योंकि अभी मैं एक शॉर्ट आपको वैसे ही बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम व्यवस्थित ढंग से हर चैप्टर्स का अलग एक पूरे विस्तृत ढंग से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यह दोनों निकाल कर आपको हम क्लास प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसलिए संपूर्णता के साथ उस पर काम करना है। तो बस थोड़े सा डेमो बता रहे हैं आप लोगों को, इसलिए हाँ बिल्कुल आप यह नहीं सोचिएगा जैसे अभी हम लोग संविधान क्या है इसको विस्तृत ढंग से बताएंगे भी, उसको आपको हम लिखाएंगे भी, ठीक है। भारत की संविधान की क्या विशेषता है वह भी बताएंगे, ठीक है। कार्यपालिका किसको कहते हैं, एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, लेजिस्लेटिव किसको कहते हैं, विधायिका किसे कहते हैं, उसके बारे में भी आपको हम समझाएंगे। तीनों का फंक्शन क्या है इसके बारे में भी बताएंगे। आज हम हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। जैसे 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने भारत के लिए सबसे पहले संविधान की मांग की थी, लेकिन इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। फिर हम देखते हैं कि 1922 ईस्वी में 1922 में महात्मा गांधी ने भारत के लिए एक संविधान की मांग की थी। उनका कहना था कि भारत के लिए एक ऐसा संविधान होना चाहिए जो भारतीयों के द्वारा निर्मित हो, भारतीयों के द्वारा वह बना हो। तो इसका मांग कौन किए थे, तो महात्मा गांधी, याद रखना है, ठीक है। भारत के लिए एक संविधान के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होना चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। तो इसका डिमांड जो है वह सर्वप्रथम एम.एन. राय ने किए थे। एम.एन. राय ये कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो इन्होंने इसके लिए डिमांड किए थे, ठीक है। भारतीयों के संविधान की मांग को जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा मजाक उड़ाया गया। 1928 ईस्वी में 1928 में लॉर्ड ब्रैकेन जो इंडियन सेक्रेटरी था उस समय में, तो लॉर्ड ब्रैकेन ने भारतीयों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि संविधान बनाने की कैपेसिटी भारतीयों में आपसी सहमति से है ही नहीं, क्योंकि संविधान क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन होता है, और रूल रेगुलेशन जो बनता है वह किसी भी देश की यूनिटी के आधार पर ही, देश के लोगों की सहमति के आधार पर ही बनता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भारत क्या है, बहुत सांस्कृतिक, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग यहाँ पर रहते हैं, डिफरेंट जो है लैंग्वेज को प्रयोग में लाते हैं। तो लॉर्ड ब्रेकन को यह अंदाज था कि भारत अगर हम चैलेंज करेंगे इंडियन को तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगा। लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया, और पंडित मोतीलाल नेहरू ने सर्वदलीय बैठक बुलाया और सभी दलों की सहमति से एक संविधान बनाकर अंग्रेजों के सामने पेश कर दिया। जो आप पढ़ेंगे तो इसको को जो है वह नेहरू जो है रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1935 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आधिकारिक रूप से बाय ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड पेश किया गया, लेकिन इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान रखना है यहाँ शुरू करना है कहां से, 1995 से 1938 में उन्होंने कहा कि भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होना चाहिए संविधान बनाने के लिए, लेकिन इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब अंग्रेजों की क्या थी कि एकदम अपनी भाषा में समझना है कि जब उसको जरूरत होता था तो गधे को भी अपना बाप बोलता था। अब क्या हुआ कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। अब बिना भारतीयों के सहमति से उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने भारतीय सेना को झोंक दिया, भारत को युद्ध में शामिल कर दिया, क्योंकि उसके भारतीयों की समर्थन की बहुत जरूरत था। अब इस परिस्थिति में वो भारतीयों के समर्थन प्राप्त करने के लिए उस समय के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने
भारतीयों के सामने में यह प्रपोजल दिया, एक संविधान सभा के स्थापना का एक प्रपोजल दिया, लेकिन यह युद्ध के उपरांत का उन्होंने प्रपोजल दिया था। लेकिन इसको कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न पार्टियों ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर 1942 में क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन इंडिया आया। यह इसी उद्देश्य से आया था कि भारतीयों की सहमति ली जाएगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस और अन्य पार्टियों के द्वारा यह दबाव बनाया जा रहा था कि आप भारत को बेवजह विश्व युद्ध में क्यों शामिल कर दिए। ये साम्राज्यवादियों की जो आपसी हितों की लड़ाई है, इससे भारतीयों का क्या लेना देना है। और अंग्रेज चाह रहा था कि गांधी जी सपोर्ट करें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने सपोर्ट भी अंग्रेजों को किया था, लेकिन मिला क्या था? तो रॉलेट एक्ट। मिला क्या था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। मुसलमानों को क्या मिला था? तो खिलाफत आंदोलन की मजबूरी। ठीक है, तो इसलिए अब गांधी जी बिल्कुल तैयार नहीं थे, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं था और आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता था। इसलिए 1942 में जब एक डोमिनियन स्टेट की मांग को स्वीकार किया गया, क्रिप्स ने यह आश्वासन दिया कि युद्धोपरांत हम ऐसे चीज को दबाव काम करेंगे, तो उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कह के इसको रिजेक्ट कर दिया और इस तरह से यह भी संविधान की जो मांग थी वह जारी रही। लेकिन जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भले अंग्रेजों की जीत हो गई, इंग्लैंड जीत गया, लेकिन इस युद्ध की भारी कीमत उसे अदा करना पड़ा था। व्यापक रूप से जो वहां जान माल की क्षति हुआ था, इस क्षति के कारण अब वह नहीं चाहता था कि वह भारत में अपनी जान माल को क्षति पहुंचाए। अब वो मन बना लिया था कि वह हिंदुस्तान को स्वतंत्र कर दे। उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा था। आज भले चीन हमारा दुश्मन बना हुआ है, लेकिन उस समय में चीन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत दबाव बनाया था कि भारत को आज़ादी दे दिया जाए। उस समय में अमेरिका में जो है, अमेरिका ने भी ब्रिटेन सरकार पर दबाव बनाया कि आप भारत को अब आज़ादी दीजिए। अंग्रेजों ने जो भारत में अपना फसल बोया था सांप्रदायिकता का, ठीक है, कम्युनलिज्म का, जिसमें कि उसने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास किया था। जैसे 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, उन्होंने पहले सर सैयद अहमद खां को प्रमोट किया। फिर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो के तहत मुसलमानों को अलग सा रिजर्वेशन दिया। तो ये जो फसल बो दिया था, वो अब ऐसा बट वृक्ष धारण कर लिया था कि अब उसका जो भारत में प्रभाव पड़ रहा था, लगातार दंगे हो रहे थे, हिंसा फैल रही थी। ऐसी परिस्थिति में इसको कंट्रोल करना अंग्रेजों के कैपेसिटी से बाहर जा रहा था। वो अब चाहता था कि हिंदुस्तान से निकलने में ही मेरी भलाई है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का जो जनता का अपार समर्थन था, इस समर्थन के कारण भी अब अंग्रेज आतंकित हो गया था कि वो अब हिंदुस्तान को छोड़कर चला जाए। तो यहीं से देखिए कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि भारत के लिए आजादी और भारत के लिए एक संविधान का कॉन्सेप्ट कैसे पूरा हुआ। तो एक परिस्थिति बन गई थी। लगातार जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, इस स्वतंत्रता आंदोलन के कारण अब अंग्रेज भी इसका दमन करते करते थक चुकी थी। वैश्विक स्तर पर उसके अंदर प्रेशर आ गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने जो जान माल का क्षति पहुंचा, इसलिए वहां की जनता का भी एक प्रेशर था कि अब हिंदुस्तान को आजाद कर दो, हम अपनी जान को अब खोना नहीं चाहते हैं, हम ऐसा इतिहास में कोई काम करके ना आए कि कभी हिंदुस्तान की तरफ अपना रुख ही ना कर सकें। इसलिए वह भी एक प्रेशर था। दूसरा, उसने इकोनॉमिकल रूप से इतना कमजोर हो गया था कि अब हिंदुस्तान पर शासन करना कठिन हो रहा था। भारत में आजादी की उत्कंठा विचार इतना तीव्र पकड़ रही थी। गांधी जी जैसे सत्य और अहिंसा के पुजारी करो या मरो का नारा दिए और बदले हुए तेवर के साथ दिखाई पड़ रहे थे, तब अंग्रेजों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा कि अब हिंदुस्तान को आज़ादी मिल ही जानी चाहिए। अब ये उसके सामने सवाल था कि अगर भारत को आज़ादी दी जाएगी तो शासन भारत का भविष्य में कैसे चलेगा। उस समय तक अंग्रेज इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि हम भारत का विभाजन कर देंगे। इसलिए एक कमेटी वहां से आई, 3 सदस्य कमेटी,
जिस 3 सदस्य 1946 में इस 3 सदस्यीय कमिटी जो था, जिसको कैबिनेट मिशन कहा गया। अब सवाल होता है कि इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय के ब्रिटेन के लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली के यह पार्ट जो कैबिनेट थे उसी के यह मेंबर था सर एस्टूफोर्ड क्रेव्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। अब ये कैबिनेट मिशन का चेयरमैन यही थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। अब ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन इंडिया आया, भारत के विभिन्न समूहों से बातचीत किया और उसके बाद इसने एक संविधान सभा की स्थापना, संविधान सभा के स्थापना के प्रपोजल को स्वीकार का एडवाइस दिया और इस तरह से भारत के संविधान के निर्माण का जो है वो संभव हो सका। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का संविधान जो है किसने निर्मित किया? तो एक संविधान सभा ने किया। किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। किस योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। तो इन 2 चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आज हम थोड़ा सा शॉर्ट क्लासेस ही आपको दे रहे हैं। आपको फिर इसके बाद लगातार आपको एक सीरीज के रूप में पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस का और दूसरे मुद्दों पर भी धीरे धीरे आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा। जो विभिन्न सर लोग हैं, टीचर्स लोग हैं, वो अपने अपने विषय पर विभिन्न आपको वीडियो देते रहेंगे। आप लगातार इससे जुड़े रहिए, इसका आपको लाभ मिलेगा।